एनालिसिस बोलते हैं। हम इंशाल्लाह लेटर स्लाइड्स में गैप एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन में देखा जाता है preventive action, one of the most effective preventive measure is exclusion. Exclusion means इंसेक्ट्स को वहां से भगा दिया जाए, इरेडिकेट किया जाए, ठीक है। एक्सक्लूजन कैसे है? मुख्तलिफ किस्म के वहां पे इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल गैजेट्स इस्तेमाल करके, वहां पे ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके जो उनके लिए साजगार ना रहे, या मुख्तलिफ और तरीकों से उनको वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाए, वहां से उनको भगा दिया जाए। हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस को वहां पे इतना इम्प्रूव किया जाए कि वहां पे इंसेक्ट्स के लिए वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ना रहे, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन में मुख्तलिफ किस्म की जो हमारी जो है वो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस भी आ सकती है। लाइक हमने अपने एरिया को इस तरह से वहां पे मैनेज करना है, वहां पे कोई भी टेक्निकल या मैकेनिकल फॉल्ट ना हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट वहां पे ना हो, सैनिटरी कंडीशंस प्रॉपर हों, हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस वहां पे प्रॉपर हों, वहां पे सैनिटेशन और हाइजीन प्रॉपर हो, तमाम चीजें जो भी फूड सेफ्टी के जमरे में आती हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हमने प्रॉपर करे करके प्रिवेंटिव एक्शन को अडॉप्ट करना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। स्टेप 3 में आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमने आइडेंटिफाई करना है कि इशू है क्या, कौन सी स्पीशीज का किस एरिया में इशू है। लाइक रैट्स हैं, रोचेज हैं, इसके अलावा फ्लाइज हैं, बीज हैं, व्हाट्सएवर जो भी इशू है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। हमने देखना है कि उसके अकॉर्डिंगली फिर कौन सा हम मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे। लाइक एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम रैट्स को या कॉकरोचेस को जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, उनकी किलिंग कर सकते हैं, उनको इस एरिया से दूर रख सकते हैं। माइट इट बी पॉसिबल कि वो मैकेनिज्म कैट्स के लिए या अदर काइंड्स ऑफ पेस्ट के लिए वो सूटेबल ना हो। उसके लिए फिर हम रेलेवेंट कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। उसको हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ों को, हम सारे प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इशू बेसिकली है क्या और उसका तदारक कैसे करना है। देन फिर हम उसमें एनालिसिस बोलते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में गैप एनालिसिस भी आ सकता है। गैप एनालिसिस में मुख्तलिफ जो है एरियाज का एनालिसिस किया जाता है। लाइक आपका जो एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही हैं, वो जहाँ पे जो जहाँ से जिस एरिया से इंसेक्ट्स की एंट्री हो रही है उस एरिया को देखा जा सकता है, ठीक है। फिर उस एरिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं, लाइक इंसेक्ट्स की इन्वेजन के लिए, उनके छुपने के लिए कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे इंसेक्ट्स इन्वेड कर रहे हैं, जो आपका जो ड्रेनेज या ड्रेन सिस्टम है वो इस तरह से तो नहीं है, वहां से इंसेक्ट्स की एंट्री हो रही है। सो ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द इशू इज starting from which area, so that must be आइडेंटिफाइड। और उसके लिए प्रॉपर गैप एनालिसिस रिपोर्ट वजह की जाती है। उसके लिए प्रॉपर फिर जो है वो एक जो है वो एक फ्लो डायग्राम डिजाइन की जाती है कि किस एरिया को एनालाइज किया गया, कैसे एनालाइज किया, तमाम चीजें, ठीक है। देन ट्रीटमेंट सिलेक्शन। अब ये सारी डिस्कशन, सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, ये सारी चीजें हमें फर्दर रोड मैप प्रोवाइड करेंगी, फर्दर हमें एक जो है ना वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी फॉर द इरेडिकेशन और कंट्रोल ऑफ द इशू। राइट ट्रीटमेंट राइट इशू के लिए ये फिर मैकेनिज्म आगे अडॉप्ट किया जाता है। लाइक इशू है क्या और उसके लिए प्रॉपरली कौन सी ट्रीटमेंट या कौन सा ऐसा मेथड या मैकेनिज्म यूज करना है फॉर इट्स कंट्रोल और फॉर किलिंग ऑफ द रेलेवेंट इंसेक्ट पेस्ट। लाइक रैट्स हैं, रैट्स को कैसे कंट्रोल करना है, उनके लिए स्प्रे कौन सी इस्तेमाल करनी है। स्प्रे के अलावा जैसा कि फ्यूमिगेशन है, नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड है, उनके लिए कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करने हैं, कौन से मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, या अगर उनको फिजिकली कंट्रोल करना है वहाँ पे, या जो गैप्स हमने फाइंड आउट की हैं उन गैप्स को कैसे फिल करना है। लाइक जो डोर है उसको कैसे प्रॉपर करना है, डोर के ऊपर और नीचे जो डोर वेज हैं उनको कैसे हमने
मैनेज करना है, कैसे उनको स्ट्रक्चर मेंटेनेंस करनी है उनकी। उसके अलावा जो अदर एरियाज हैं लाइक मॉइस्चर जहाँ पे है, जहाँ पे वॉशिंग परफॉर्म की जा रही है, या रैट्स के छुपने के लिए कोई ऐसी जगह है जैसे गोदाम वगैरह होता है, ठीक है, गोदाम या वेयर हाउस में जो रेलेवेंट फूड आइटम्स हैं जो उसको उसके लिए चाहिए होती है, डेफिनेटली वो उस एरिया में जाके छुपेंगे या अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो राइट ट्रीटमेंट सिलेक्शन फॉर राइट इशू रिजॉल्विंग, दैट इज द बेसिक thing that has to be डन। सो उसके लिए फिर हम फर्दर डिफाइन करेंगे कि कौन सा, फॉर एग्जांपल अगर फ्यूमिगेशन करनी है, फ्यूमिगेशन में कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में, व्हाट्सएवर, फिर तमाम डिटेल्स फर्दर डिस्कशन में आती है। तो ये सारी चीजें फिर फर्दर हमें जो रजिस्टर्ड पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर है या पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें बताएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग में आ जाता है। उस इशू को, उस सिस्टम को हमने मॉनिटर करना है कि इशू हमने मतलब फाइंड आउट तो कर लिया, उसकी फिर फर्दर मॉनिटरिंग में हम चीज़ें देखेंगे कि इशू बेसिकली कैसे डील किया जा रहा है, लाइक कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द फैसिलिटी ऑफ पेस्ट activity, facility and operational changes can protect against infestation and help eliminate existing ones. Staff needs to be the daily eyes and ears of the IPM program. Employees should be aware of sanitation issues that affect the program and should report any signs of pest activity, ठीक है। अब इसमें मॉनिटरिंग में क्या है, जो आपका स्टाफ है, जो रेलेवेंट स्टाफ है, एक तो जो आपने उस प्रोजेक्ट के लिए डेजिग्नेट किया है, लाइक कोई आपने अपना जो सर्विस स्टाफ है उसको हायर किया है, लाइक कोई थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, उनको आपने हायर किया है। उसके अलावा आप अपने बिहाफ पे किसी एम्प्लॉय को ड्यूटी डेजिग्नेट करेंगे कि आपने हर चीज़ को उस पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मेंटेन करना है, ठीक है। या इसके अलावा जो उस एरिया में स्टाफ काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, उनको भी आप इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको भी आप ट्रेनिंग देंगे कि आपने ड्यूरिंग वर्किंग इस चीज़ पे नज़र रखनी है और किस तरीके से नज़र रखनी है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को फिर रिपोर्ट कैसे करना है, या उस प्रॉब्लम से रेलेवेंट साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं पेस्ट की एक्टिविटी के लिए, तमाम चीज़ों को ड्यूरिंग ऑपरेशंस हमने उस पर एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना है, स्ट्रॉन्ग उस पर एक विजन रखनी है ताकि हर चीज़ का हमें इलम हो सके, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मॉनिटरिंग। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में बात आ जाती है, जैसा कि ऑलरेडी ट्रेनिंग में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में डॉक्यूमेंटेशन की एक कलीदी हैसियत है। इसी तरीके से पेस्ट कंट्रोल जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन की एक अपनी अहमियत बरकरार है, ठीक है। सो ईच एंड every activity regarding pest control must be written or in documented form, ताकि हमें पता हो कि कौन सा गैजेट कहाँ पे हमने अप्लाई किया है, कौन सी टेक्निक कहाँ पे अप्लाई की है, कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे अप्लाई किया है, किस मेथड के थ्रू अप्लाई किया है, whatsoever each and every step must be documented. For example, up to date pest control documentation is one of the first signs to an auditor that the facility takes pest control seriously, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो इट मींस यू आर टेकिंग द इशू इन अ सीरियस वे, ठीक है। सीरियस वे में कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप सर्टिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन के लिए, और पेस्ट कंट्रोल की डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली उसकी अहमियत है फूड सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो जब भी थर्ड पार्टी ऑडिट होगा या इंटरनल ऑडिट व्हाटसोएवर या सर्टिफिकेशन ऑडिट होगा, उसमें फिर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, क्योंकि उनको प्रूफ भी शो करना है, और प्रूफ के अलावा हमने अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। सो द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट इंक्लूड अ स्कोप ऑफ सर्विस, pest activity reports, service reports, corrective action reports, trap layout maps, list of an approved pesticide usage reports, applicator licenses, ये तमाम चीजें हमें चाहिए होंगी। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, जिसमें गैप एनालिसिस रिपोर्ट भी हो सकती है, ठीक है,
तमाम इश्यूज उनको जहाँ पे जैसे एड्रेस किया गया है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमें ज़रूरत के वक्त उन चीज़ों से जब भी रुजू करना पड़े तो हमें प्रॉपरली अपनी फाइल से वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। और हमें जब भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है तो डेफिनेटली हम इन्हीं डॉक्यूमेंट से हेल्प लेके फर्दर पॉलिसी और जो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है सभी चीज़ों को इसी बेस पे हम जांचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ जनरलाइज चीज़ें हैं लाइक लोकेशन है, मींस जो स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट है वहाँ का, आपके प्रोडक्शन एरिया का, उसको हम एड्रेस करेंगे कि आपकी जो फैक्ट्री है, जो आपका फूड प्रोडक्शन सेटअप है, वो कहाँ पे लोकेट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप लगा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको एक लोकेशन प्लान वज़ा करना है कि आपका जो रेलेवेंट प्रोडक्शन है क्या मतलब उसमें कौन कौन से पेस्ट का, इंसेक्ट्स का इशू हो सकता है, या उसके अलावा उस एरिया में कौन कौन से पेस्ट का इशू मौजूद है। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से उन रेलेवेंट पेस्ट के साथ अफेक्ट हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें प्लानिंग, लोकेशन प्लानिंग में आएंगी। ठीक है, so the assessment of activities and the environment in proximity to the proposed site, जो आपकी साइट है, इंडस्ट्री जहाँ पे आप लगाएंगे या आपका सेटअप जहाँ पे वर्क करेगा, उस साइट का एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपने देखना है कि लैंडफिल साइट्स इर्द गिर्द उसके मौजूद हैं कि नहीं, जैसे कचरे और कूड़े के ढेर वगैरह होते हैं, उनको आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वहां से मैक्सिमम इशू रेडिकेट सॉरी इशू जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने देखना वाटर कोर्सेज कौन से हैं उधर, या कितने हैं, लाइक कोई नदी है, स्ट्रीम है, या नाला है, या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वाला कोई ऐसा नाला है जिसको हम गंदा नाला बोलते हैं। ठीक है, वो है। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के, मतलब आपने ओवरऑल साइट का एनालिसिस करना है कि उसके गिरदो ज्वार में या इर्द गिर्द कौन कौन सी ऐसी विसिनिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी अदर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जो कि रेलेवेंट हैं, या जो कि इस इशू को किसी ना किसी वाले से क्रिएट कर सकते हैं वो एक्टिविटीज। ठीक है, सो इन चीज़ों को आपने देखना है। फिर ओवरऑल आपने देखना है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट उस एरिया का कैसा है। देन आप वाटर के बारे में देखेंगे, लाइक ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स। ठीक है, फिर स्टैंडिंग वाटर की ओवरऑल उधर पोजीशन क्या है, जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर में ब्रीडिंग हो सकती है इंसेक्ट्स की, पेस्ट की, या गिरदोजवाब में जो वाइल्ड लाइफ हैं उनका क्या जो है वो सीन है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल उस एरिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, ड्रेंचेस कैसी हैं, या अगर हम विद इन इंडस्ट्री बात करें, विद इन इंडस्ट्री भी आप देखेंगे कि विद इन इंडस्ट्री या विद इन दैट प्रोडक्शन एरिया, दैट प्रोडक्शन हाउस, आपके कोई ऐसा इशू तो नहीं है कहीं पे वाटर मतलब खड़ी हुई हालत में तो नहीं है, जहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में पॉन्ड वाटर है, लाइक वहाँ पे फीवर सॉरी आई मीन्स टू से डेंगी का इशू हो सकता है, उसके अलावा मॉस्किटोज का इशू हो सकता है, फ्लाइज का इशू हो सकता है, या व्हाट्सएवर ओवरऑल उस एरिया में तमाम चीज़ों को, इन तमाम साइट्स को जो कि अट्रैक्शन का बायस हो सकती हैं किसी भी किस्म के पेस्ट के लिए, उनको आपने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद लाइट फिटिंग्स की बात आती है। जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन एरिया है, वहाँ पे आप लाइट के बारे में भी तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, लाइक एन एब्सोल्यूट minimum amount of lighting is physically attached to the building. Position lights 5 or 6 meter away and direct lighting towards doorways. Lighting just inside doorways and in loading bays should be high pressure sodium vapor. So ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं लाइटिंग के लिए, इनको आपने एज इट इज मेंटेन करना है, इनको फॉलो करना है इन इंस्ट्रक्शंस को। और उसके अलावा लाइटिंग इन दैट सेंस भी है कि जो आपके लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, लाइक बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, या व्हाट्सएवर, उनको प्रॉपरली उनकी सफाई सुथराई और उनके ऊपर प्रॉपरली एक जाली नुमा स्ट्रक्चर लगाया जाता है, ताकि वो भी इंसेक्ट पेस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल
वो अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी सफाई सुथराई उस चीज की, उस लाइटिंग इक्विपमेंट की, वो हमारे लिए अकॉर्डिंगली इजी हो। ठीक है। फिर उसके बाद वाल्स की बारी आती है। वाल्स में अप्लाई अ बैंड ऑफ नॉन फ्रिक्शन मटेरियल 1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल टू प्रिवेंट रोडेंट्स क्लाइंबिंग एक्सटर्नल वाल्स। ठीक है। रोडेंट्स अक्सर वाल्स पे भी चढ़ जाते हैं, जैसे इसके अलावा लिजर्ड का इशू है। ठीक है। उसमें भी, उसको भी इसी तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। या उसके अलावा आपकी वॉल्स के अंदर किसी किस्म के कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। द सरफेस मस्ट बी स्मूथ एंड इम्परवियस। ठीक है। किसी किस्म की कोई क्रैविसेस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपके पेस्ट वहां पे जाके छुप जाएं। उसके बाद जो आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज हैं, लाइक सप्लाई लाइंस हैं। ठीक है। आपकी केबल्स हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं। उसके बाद जो है आपका अदर सर्विसेज हैं, लाइक ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेंचेज सिस्टम है। जो आपका स्टीम का एक ओवरऑल बॉयलर सिस्टम है, उसकी मुख्तलिफ पाइपलाइंस हो सकती हैं। व्हाट्सएवर all service facilities must be neat and clean and easily accessible and easily cleanable। ठीक है। और उसमें कोई ऐसी एरिया नहीं होना चाहिए जिसमें पेस्ट इजीली छुप सकें। जैसा कि अगर आपकी लाइन नीचे से फ्लोर के साथ से बाज का गुजरी होती है, स्टीम की लाइन या अदर लाइंस, वहां पे कोई ऐसा एरिया तो नहीं जहाँ पे पेस्ट जाके छुप जाते हैं, या कॉकरोचेज एक कॉर्नर में जाके छुप जाते हैं, या इसके अलावा रैट्स छुप सकते हैं वहां पे, परिंदों ने कोई घोंसला वगैरह तो नहीं बना लिया। ठीक है। इस तरह का इशू, इन सभी चीजों को आपने एड्रेस करना है। ईच एंड एवरी सर्विस और सप्लाई लाइन मस्ट बी क्लीन। उसके बाद फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग का एक बुनियादी कंसेप्ट ये है कि द फ्लोर मस्ट बी स्मूथ। अगर जॉइंट्स बन रहे हैं फ्लोर के अंदर किसी किस्म के, लाइक वहां से कोई ड्रेनेज सिस्टम गुजर रहा है, ठीक है, जैसे जाली वाला ड्रेनेज सिस्टम होता है, वहां पे किसी किस्म की डेब्रिस वगैरह उसकी कम्युलेशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो ओवरऑल ये है कि फ्लोर में किसी किस्म का कोई वाटर स्टैंडिंग पोजीशन में ना हो, मुख्तलिफ किस्म की, जैसे ड्रेनेज के साथ साथ पानी स्टॉप कर जाता है। उसके अलावा जो आपका फ्लोर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि किसी किस्म की कोई क्रेविसेस यहाँ वहाँ पे ना हो, और उसके बाद इजीली वो वाटर इजीली वहां से फ्लो कर जाए ड्रेनेज सिस्टम की तरफ। ठीक है। ये सारी चीजें अगर प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे तो वहां पे भी इंसेक्ट्स का इशू नहीं होगा। अदरवाइज फिर ये है कि फ्लोर के अंदर कहीं ना कहीं ब्रीडिंग प्लेसेस बन जाती हैं इंसेक्ट्स की, क्योंकि वहां पे फ्लोर में अक्सर पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसा कि फूड इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे इस वजह से फिर ज़्यादा ब्रीडिंग होती है इंसेक्ट्स की, तो वहीं से वो इशू जनरेट होता है। उसके बाद डोरवेज की बात आती है। डोरवेज में जैसे इमरजेंसी एग्जिट डोर है, फायर एग्जिट डोर है। ठीक है। या इसके अलावा अदर जो आपका रेगुलर एंट्री एग्जिट एग्जिट डोर है, उसकी आपने स्ट्रक्चर देखनी है कैसी है। डोर के नीचे जो एक वो मतलब जो सरफेस होती है या जो एरिया होता है जहाँ से मैक्सिमम रैट्स वगैरह या अदर पेस्ट वहाँ से एंटर हो सकते हैं, उसको आपने क्लोज करना है। डोरवेज में आपने एयर कर्टन्स लगाने हैं। ठीक है। ताकि जो भी एंटर हो अंदर, जो भी वर्कर है, उसकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग हो जाए स्ट्रिप कर्टन के थ्रू, या उसके अलावा जो आपके एयर कर्टन्स हैं उनके थ्रू।